हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, जो हमारे लिए एचटेट और सीयूईटी के एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जनसंख्या, पॉपुलेशन। अगर हम बात करें एचटेट की, तो एचटेट में हमसे यहाँ से करीब 5 से लेकर 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहीं अगर सीयूईटी की बात की जाए तो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछे जाते हैं। और एचटेट के लिए और सीयूईटी के लिए ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या रखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन से हम क्या कर सकते हैं, हमारे टेस्ट को क्वालिफाई भी कर सकते हैं और उस टेस्ट के अंदर हम पीछे भी रह सकते हैं। अब हम पॉपुलेशन के जो भी टॉपिक्स हैं हमारे, उनको स्टेप टू स्टेप करेंगे, और इसी के साथ साथ हम टॉपिक के साथ साथ क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाने का काम करेंगे, ताकि हम इसके अंदर क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सकें और नंबर्स के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकें। अब हम इन टॉपिक्स को पढ़ते तो हैं, लेकिन या तो हम बहुत ज्यादा ब्रॉड या बहुत ज्यादा उसको ऊपर से पढ़ते हैं, जिस कारण हम क्या नहीं कर पाते, अच्छे स्कोर इसके अंदर जनरेट नहीं कर पाते। अब हम उन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करके पढ़ेंगे जो हमें से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ साथ आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करने का काम करें, जिससे क्या हो कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो इसके अंदर डाल सकें, ताकि आप अच्छा स्कोर इसमें ले सकें। ज्योग्राफी के साथ साथ हम एचटेट के टॉपिक के लिए इसके अंदर एचटेट सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान के वो वीडियो भी डालेंगे जो हमारे लिए क्या रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्व रखेंगे, और हम टीजीटी का जो एचटेट है उसको हम क्या करेंगे, आसानी से क्वालिफाई करेंगे, और इसी के साथ साथ पीजीटी के एचटेट को भी हम क्या करेंगे, क्वालिफाई करने का काम करेंगे। क्योंकि अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो जो हमारा टीजीटी का एग्जाम है, सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम है, उसमें भी पॉपुलेशन के हमसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि 9th क्लास के अंदर और उससे अपर हायर जो क्लासेज हैं उनमें पॉपुलेशन का हमारे पास क्या है, एक ब्रॉड टॉपिक है। अब हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या के बारे में, और इसके साथ साथ हम भारत के एरिया के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि एरिया क्या होता है, पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने का काम करता है। और इसके साथ साथ हम ये चीजें भी देखेंगे कि भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई हैं, सबसे पहले जनगणना कब की गई थी। अगर बात की जाए भारत के क्षेत्रफल की, यानी कि भूभाग की बात की जाए विश्व की तुलना में, तो भारत का कितना भूभाग है, करीब 2.4% भूभाग है। लेकिन अगर विश्व की जनसंख्या की बात की जाए तो भारत के अंदर करीब कितनी जनसंख्या निवास करती है, 17.5% जनसंख्या क्या है, हमारे यहाँ पे निवास करती है। और अगर भारत की जनगणना की बात की जाती है तो भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1872 में पहली जनगणना करवाई गई। लेकिन ये जो जनगणना करवाई गई थी, ये क्या नहीं हो पाई, सक्सेस नहीं हो पाई, यानी कि त्रुटिपूर्ण जनसंख्या थी, ये जनगणना थी। इसका मुख्य कारण क्या था कि हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी सुविधाएं नहीं थी। दूसरा रीजन क्या था कि जनजातियां अलग अलग क्षेत्रों में बिखरी हुई थी, अलग अलग क्षेत्रों में बिखरी थी। और तीसरा कारण इसका क्या था कि हमारे पास परिवहन की सुविधाएं अच्छी नहीं थी, जिस कारण हम उन दुर्गम स्थानों में नहीं जा सकते थे जहां पे क्या हो, जनसंख्या का निवास हो। और इसके अलावा जो जनजातियां थी वो क्या करती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पलायन या प्रवास करती रहती थी, जिस कारण से उनके बारे में सही तरीके से पता लगा पाना क्या था, थोड़ा मुश्किल था।
इसके बाद 1872 के बाद जो पूर्ण रूप से जनगणना की गई थी भारत के अंदर, वो 1881 में की गई थी। एटीन 81 में भारत में संपूर्ण जनगणना की गई, और यह जनगणना भी किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत के अंदर जो लोग हैं उनको कैसी सुविधाएं मिल पा रही हैं, वो जीवन यापन किस तरह से कर रहे हैं। और 1881 के बाद कंटिन्यू क्या हुआ, 10 वर्षों में हर बार जनगणना की जाने लगी थी। अगर हम 1881 के बाद की बात करते हैं तो भारत में कुल 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। और अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए, स्वतंत्र भारत में 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं। जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी वो कब हुई थी? पहली जनगणना 1951 में की गई थी, और अब तक की अगर हम आखिरी जनगणना देखें तो वो कब की गई थी? 2011 के अंदर की गई थी, जिसके बाद भारत के अंदर जनगणना नहीं हुई है। इसके अंदर कुछ अवरोधक कारण थे, यानी कि कुछ डिजीज, कुछ टाइम पीरियड, उनके कारण क्या नहीं हो पाई, ये जनगणना अभी तक नहीं हो पाई है। जनगणना के साथ साथ किसी भी देश के अंदर वहां की विलेज पॉपुलेशन को भी देखा जाता है कि कितने लोग गांव के अंदर निवास करते हैं, क्योंकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, और उसके अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत के अंदर कुल कितने गांव हैं और उन लोगों के मुख्य कार्य क्या हैं। अगर भारत के अंदर गांव की बात की जाए तो भारत के अंदर करीब 6,40,837 क्या है, गांव हैं। 867 क्या है, गांव हैं, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं के ऊपर ही क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। और इसी के साथ अगर प्रवास की बात की जाए तो प्रवास भी सबसे ज्यादा कहां से होता है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रवास होता है, क्योंकि लोग रोजगार व्यवसाय के लिए क्या करते हैं, प्रवास करने का काम करते हैं। अब अगर हम भारत के उच्चतर और निम्नतर जनसंख्या क्षेत्रों को देखें तो भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है, और अगर निम्नतम जनसंख्या की बात की जाए तो वो किसकी है, सिक्किम राज्य की है। इसी के साथ अगर हम जनसंख्या घनत्व देखें, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बिहार राज्य का है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का क्या है, कम पाया जाता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर देखें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो चंडीगढ़ के अंदर क्या है, जनसंख्या घनत्व, दिल्ली के अंदर क्या है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक देखने को मिलता है, जबकि लक्षद्वीप जो है वहां पे हमें क्या है, जनसंख्या कम देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो इस जनसंख्या के ऊपर क्या करते हैं, प्रभाव डालने का काम करते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, एजुकेशन, स्वास्थ्य, परिवहन की सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अभी 1971 में जनसंख्या को लेकर ही भारत के कुछ राज्य थे जिनको
जिनके लिए क्या किया गया था, एक अधिनियम पारित किया गया था जिसे उत्तर पूर्वी पूर्ण गठन अधिनियम भी बोला जाता है, जो कब लागू किया गया था, 1971 में लागू किया गया था, जिसमें भारत के 3 राज्यों को सम्मिलित किया गया था, अरुणाचल प्रदेश, असम और तीसरा राज्य हमारा था मेघालय। और मेघालय को इसके अंदर क्या किया गया था, सम्मिलित करने का काम किया गया था। अब अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के ऊपर क्या है, प्रभाव डालने का काम करते हैं, तो जननांकीय जो कारक हैं, कारक या डेमोग्राफिक फैक्टर, ये डेमोग्राफिक फैक्टर हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। और इन 3 फैक्टर्स के अंदर पहला क्या है, प्रजनन दर, दूसरा हमारे पास मृत्यु दर, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है प्रवास। इन सभी फैक्टर में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है वो क्या है, प्रवास डालता है, क्योंकि प्रवास के लिए लोग क्या हैं, रोजगार के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए लोग क्या करते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर भ्रमण करते हैं या आते या जाते हैं, जिस कारण जो जनसंख्या घनत्व है किसी क्षेत्र की, जो जनसंख्या है उसके अंदर क्या होता है, निरंतर परिवर्तन आता रहता है। ये जो प्रजनन दर और मृत्यु दर है, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल फैक्टर्स हैं, यानी कि प्राकृतिक कारक हैं, जो क्या करते हैं, जनसंख्या के अंदर परिवर्तन लाने का काम करते हैं। अब अगर हम देखें कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या वृद्धि कब होती है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है कि अगर जन्म दर क्या होगी, ज्यादा होगी, और मृत्यु दर क्या होगी, कम होगी, तो जनसंख्या वृद्धि होगी। जनसंख्या वृद्धि, इसके लिए 2 कारक हैं, जन्म दर अधिक होना और मृत्यु दर का कम होना। ये चीज क्या करती हैं, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने का काम करवाती हैं। अब अगर बात की जाए कि बड़े नगरों में जनसंख्या के सांद्रण या केंद्रीकरण को बढ़ाने वाले कारक कौन से हैं, तो इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है, प्रवास। क्योंकि प्रवास से ही क्या होता है, औद्योगिक नगरों के अंदर और शहरों के अंदर, महानगरों के अंदर जनसंख्या का क्या होता है, विशाल संकेंद्रण होता है, यानी कि जनसंख्या वहां पे निरंतर बढ़ती जाती है। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व को निकालने के कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको निकालने के लिए हम 4 तरह के कारकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला हमारा कारक है गणितीय कारक। जो गणितीय कारक होता है वो हमारे लिए ज्यादा स्टेबल नहीं होता, अर्थमेटिक डेंसिटी, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों नहीं होता, इसके कुछ रीजन हैं। इसमें क्या देखा जाता है कि किसी क्षेत्र के अंदर निवास करने वाली जनसंख्या के बारे में और वहां के क्षेत्रफल के बारे में ही देखा जाता है, क्योंकि यह एक प्रकार का क्या है, अपरिष्कृत माप है, जिसे सिर्फ हम
टोटल एरिया और वहां पे रहने वाली पॉपुलेशन के बारे में ही देखते हैं। लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे पहाड़ी क्षेत्र, जलीय क्षेत्र या घाटियां, इन क्षेत्रों में क्या होता है कि जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, लेकिन फिर भी क्या किया जाता है, अर्थमेटिक डेंसिटी या गणितीय कारक में इन चीजों को शामिल कर लिया जाता है, जिस कारण से ये हमारे लिए ज्यादा कारगर नहीं होता है। और गणितीय घनत्व को निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक डेंसिटी के लिए हम क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या, या फिर टोटल पॉपुलेशन अपॉन में क्या किया जाता है, टोटल एरिया या पूरा क्षेत्र। लेकिन जब इस तरीके से उसको निकालते हैं तो उसके अंदर पहाड़ी क्षेत्र, जलीय क्षेत्र, घाटियां, खाइयां, उन सभी को भी क्या किया जाता है, टोटल एरिया के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है, जिस कारण से इनके बारे में हमें क्या नहीं हो पाता है, सापेक्षिक चीजों के बारे में पता नहीं चल पाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कायिक या पोषक घनत्व। कायिक या पोषक घनत्व फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट और न्यूट्रिशन डेंसिटी, ये कायिक या पोषक घनत्व हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि, यानी कि माना कि हमने इतने एरिया के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर किया है, खेती की हुई है, उस क्षेत्र को देखा जाता है। और इसी क्षेत्र के ऊपर निवास करने वाली टोटल पॉपुलेशन को क्या किया जाता है, देखा जाता है, यानी कि कितने एरिया में खेती की गई है और कितने लोग वहां पे निवास करते हैं। ये हमारे लिए क्या है, एक परिष्कृत विधि है, जिससे हम उस रीजन के बारे में क्या कर सकते हैं, अच्छे से पता कर सकते हैं, पॉपुलेशन के बारे में देख सकते हैं। और इस खेती हर एरिया के साथ साथ क्या किया जाता है कि जिन क्षेत्रों में खेती नहीं की गई उन क्षेत्रों को बाहर कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि टोटल एग्रीकल्चर एरिया है और वहां पे टोटल जो पॉपुलेशन है उसी से हम क्या करते हैं, डेंसिटी को निकालने का काम करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है कृषि घनत्व। और इसी के साथ अगर हम देखें कि कायिक घनत्व या मैथमेटिकल अर्थमेटिक डेंसिटी को जब निकाला गया तो उसके अनुसार भारत के अगर टोटल पीपल्स की बात की जाए, डेंसिटी की बात की जाए, तो कितने हैं, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर क्या है, सिचुएटेड है, यानी कि निवास करते हैं। लेकिन कायिक या पोषक घनत्व में हम उस टोटल एरिया को इंक्लूड नहीं करते, बल्कि एक फिक्स क्षेत्र के अंदर की गई एग्रीकल्चर को ही क्या करते हैं, इंक्लूड करने का काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कृषि घनत्व। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास कृषि घनत्व। कृषि घनत्व या फिर एग्रीकल्चर डेंसिटी।
एग्रीकल्चरल डेंसिटी। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसको याद करने के लिए कुल कृषि जनसंख्या, यानी कि एक क्षेत्र के अंदर जितनी जनसंख्या है वहां का टोटल जो एरिया है, और वो क्षेत्र जिसके ऊपर क्या किया गया है, पूर्ण रूप से खेती करने का काम किया गया है, जिसके अंदर पूर्ण रूप से खेती के साथ साथ वहां पे पाए जाने वाले कृषक, मजदूर वर्ग को भी क्या करते हैं, इसके अंदर सम्मिलित करने का काम करते हैं, और इनके साथ साथ इनके परिवार के जो सदस्य हैं, परिवार के सदस्यों को भी क्या किया जाता है, सम्मिलित करने का काम किया जाता है। जैसे अगर 2011 के कृषि घनत्व के अनुसार अगर हम जनसंख्या घनत्व को देखते हैं तो वो हमारे पास क्या है, अपॉन में क्या है, जो टोटल एरिया है खेती का, जो एरिया है, ये क्या है हमारे पास, कृषि घनत्व, और इसके अपॉन में हमारे पास क्या है, कृषि जनसंख्या, यानी कि कितने लोग क्या हैं, कृषि जनसंख्या से जुड़े हुए हैं या खेती बाड़ी करने का काम करते हैं, और वर्ग निवल क्षेत्र में बोया गया, यानी कि जितने क्षेत्र में क्या है, कृषि की गई है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या है, 1647 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या करते हैं, निवास करते हैं, जबकि हमने अर्थमेटिक या गणितीय घनत्व से देखा तो वो हमारे पास कितने थे, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब क्या है कि स्थानिक एवं सामयिक दोनों दृष्टियों से अगर इन चीजों को देखा जाए, जनसंख्या के घनत्व को देखा जाए, तो इनमें क्या होता है, जनसंख्या घनत्व बढ़ने की प्रवृत्ति क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। क्यों, इसका मुख्य कारण क्या है कि जो भूमि का जो क्षेत्रफल है वो तो क्या होता है, स्थिर रहता है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जनसंख्या कंटिन्यू क्या होती रहती है, वृद्धि करती रहती है, जिस कारण से जनसंख्या घनत्व के अंदर क्या आता है, डिफरेंस आता है। ये यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। आगे देखते हैं हम कि वो कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं। अब अगर बात की जाए जनसंख्या की वृद्धि की, जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके अंदर क्या होता है कि एक किसी बिंदु पर समय के अनुसार जो जनसंख्या में क्या है, निरंतर परिवर्तन आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि उसको बोला जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर को निकालने के लिए या इसको प्रभावित करने वाले कारकों के लिए क्या है, अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इसको क्या करते हैं, प्रभावित करने का काम करते हैं। पहला इसके अंदर आता है पॉजिटिव फैक्टर या धनात्मक वृद्धि, धनात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि वो वृद्धि होती है जब दो समय अंतरालों के बीच, दो बिंदुओं के बीच क्या होता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के कारण जो जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी और जो कमी होती है वो क्या कहलाती है, वहां के पॉजिटिव फैक्टर कहलाती है। लेकिन जो धनात्मक वृद्धि है वो मुख्य रूप से जो नेचुरल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है।
कि जन्म दर कितनी ज्यादा थी, मृत्यु दर कितनी कम थी। अगर जन्म दर ज्यादा और मृत्यु दर कम है तो धनात्मक वृद्धि है, और अगर जन्म दर कम मृत्यु दर ज्यादा है तो वो क्या है, हमारे पास ऋणात्मक वृद्धि है, नेगेटिव फैक्टर्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव फैक्टर्स या ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि के अंदर क्या होता है कि दो समय बिंदुओं के बीच जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक वृद्धि उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जन्म दर तो क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी, और मृत्यु दर हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जिससे उन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, ऋणात्मक वृद्धि होती है, उस चीज को इफेक्ट डालती है। या फिर इसमें एक कारक क्या होता है कि माना कि लोग प्रवास करके एक देश को छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं, तो उससे भी वहां पे क्या होती है, ऋणात्मक वृद्धि होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के दो घटक कौन से हैं। जनसंख्या वृद्धि के घटक, ये वो कारक हैं जो कंटिन्यू क्या करते हैं, जनसंख्या के ऊपर इफेक्ट डालने का काम करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, प्राकृतिक वृद्धि, यानी कि नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर के अंदर जो अंतर बढ़ता जाता है, उससे उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या होती है, प्रभावित होती है। प्राकृतिक वृद्धि को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जन्म दर माइनस मृत्यु दर, इससे हम उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि के बारे में देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आता है, अभिप्रेरित वृद्धि। अभिप्रेरित वृद्धि, अभिप्रेरित वृद्धि या इंड्यूस्ड ग्रोथ, इसके अंदर हम जन्म दर और मृत्यु दर के साथ साथ प्रवास को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करने का काम करते हैं, उसके अंदर शामिल करने का काम किया जाता है। या फिर अभिप्रेरित वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो मुख्य रूप से किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो प्रवास के ऊपर ही डिपेंड करती है। जब एक क्षेत्र से बहुत ज्यादा लोग प्रवास करके दूसरे देशों में चले जाते हैं, या फिर दूसरे देशों से लोग प्रवास करके किसी देश के अंदर चले जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभिप्रेरित वृद्धि उसको बोला जाता है। अब उसके बाद है जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत अवधारणाएं। जनसंख्या भूगोल की आधारभूत अवधारणाएं, ये ऐसी अवधारणाएं हैं जो एक देश के अंदर क्या करते हैं, पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट डालने का काम करते हैं, या संकल्पनाएं, हम इसको क्या कह सकते हैं, संकल्पनाएं भी इनको बोल सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जन्म दर, बर्थ रेट। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है मृत्यु दर, डेथ रेट। और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आता है, वास्तविक वृद्धि, या एक्चुअल ग्रोथ।
जन्म दर, एक साल में जन्म लेने वाले बच्चों की जो दर होती है उसको देखते हैं। मृत्यु दर, एक साल में जिन बच्चों की डेथ होती है उसको देखते हैं। और वास्तविक वृद्धि दर के अंदर क्या किया जाता है, जन्म माइनस मृत्यु, यानी कि जन्म दर माइनस में क्या किया जाता है, मृत्यु दर, प्लस में अप्रवासी यानी कि जो लोग प्रवास करके आए हैं, और माइनस में क्या हो जाएगा, उत्प्रवासी यानी कि वो लोग जो इन क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में चले गए। बर्थ, डेथ, डेथ, इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या की संकल्पनाओं के बारे में पता करते हैं कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या के अंदर कितना डिफरेंस आया है, कितनी ग्रोथ उसके अंदर हुई है। अब हम इन चीजों के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं जो हमसे कई बार क्या है, पूछे जा चुके हैं, और उनके पूछे जाने की संभावना भी क्या है, निरंतर बनी हुई है। ये क्वेश्चन हमसे एचटेट में भी कई बार पूछे जा चुके हैं, और सीयूईटी के अंदर भी इनमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है, दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है। तो ये हमारे पास कितना है कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो वो हमारे पास है 10% जनसंख्या। अगला है क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, किस देश में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय जो प्रवासी हैं, अप्रवासियों की संख्या पाई जाती है, प्रवासियों की जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विश्व के किस महाद्वीप में, विश्व के किस महाद्वीप में सन 2000 से 2020 के काल में 2020 के काल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, अफ्रीका। कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, जनसंख्या वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिछले 100 सालों के दौरान किस दशक में, किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई,
यानी कि वो कौन सा टाइम था जब भारत के अंदर क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक हुई थी। वो टाइम था 1961 से लेकर 1971 का। इसमें सर्वाधिक वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी, खाने के लिए भोजन की सुविधाएं क्या थी, निरंतर बढ़ती जा रही थी। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को भी निरंतर बढ़ाया गया, जिस कारण क्या था, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य भारत के किस राज्य में भारत के किस राज्य में अधिकतम नगरीय जनसंख्या अधिकतम नगरीय जनसंख्या निवास करती है, निवास करती है? तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर क्या पाया जाता है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, जो करीब 45.23% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अनुकूलम जनसंख्या की गणना कैसे की जाती है, कैसे की जाती है? तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, m इक्वल टू a माइनस ओ अपॉन ओ। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी देश की अनुकूलम जनसंख्या के बारे में पता करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनजातियां सर्वाधिक हैं? यानी कि भारत के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे जनजातियां सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं? तो जनजातियां सर्वाधिक मिजोरम राज्य और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के अंदर क्या है, पाई जाती हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, ग्रामीण शहरी निरंतरता, ग्रामीण शहरी निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? यानी कि किस व्यक्ति ने ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की निरंतरता के बारे में बताया? तो वो हमारे पास थे रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसके बारे में हमें बताया था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कितने शहर मिलियनम या 10 मिलियन 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कितने शहर मिलियनम या 10 लाख से अधिक
जनसंख्या वाले हैं। तो इसमें भारत के करीब 53 ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या क्या है, 10 लाख से अधिक पाई जाती है। आगे हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट यूएनओ 2019 के अनुसार 2019 के अनुसार किस देश में जनसंख्या, किस देश में जनसंख्या 1000 पर सबसे कम क्रूड मृत्यु दर पाई जाती है या पाई गई है? तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, कतर। कतर एक ऐसा देश है जहां पे मृत्यु दर क्या है, 1000 पे सबसे कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की, भारत के किस राज्य की कार्य सहभागिता सर्वाधिक है? इसका आंसर हमारे पास है हिमाचल प्रदेश राज्य की जो कार्य सहभागिता पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय जनसंख्या की दूरी है, यानी कि वो कौन सा रीजन है जहां पे जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसमें क्या है, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र है वहां पे जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के वो राज्य जहां जनजातियां नहीं पाई जाती, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स यहां पे नहीं पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम पारिस्थितिक नगर है, ये हमारे पास क्या है, लवासा, जो कहां पे स्थित है, पुणे के अंदर स्थित है। आखिरी क्वेश्चन है हमारे लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की
औसत वार्षिक जनसंख्या या जनगणना दर है, जनगणना दर है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 1.64%। ये कुछ क्वेश्चंस थे। कल की क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हैं, अच्छे से समझ आई हैं, तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। और अगर इसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो आप उन चीजों के बारे में कमेंट भी कर सकते हैं ताकि उनमें सुधार किया जा सके। थैंक यू।